नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जब ज़िंदगी की बात होती है, जीवन की बात होती है, तो हम लोग पूछते हैं अक्सर एक दूसरे से कि ये ज़िंदगी के सफ़र में बिछड़ जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। बात यह है कि ज़िंदगी के सफ़र में मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका किसी को पता नहीं है, लेकिन सफ़र का सबको पता है। तो सफ़र का आनंद लिया जाए। शायद इसीलिए ज़िंदगी क्यों है, इसके मायने क्या हैं, इसके मौजू क्या है, इन सब को छोड़ करके अगर हम ज़िंदगी जीने लग जाएं तो बेहतर है। और ज़िंदगी जीने का मज़ा तो आनंद के साथ ही आता है, लेकिन उस आनंद में किसी को रंग में भंग ना पड़े, उसके लिए भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। और हम लोग काम करें ना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आपके आनंद के लिए दिन रात काम करते हैं। और उसी में जो सबसे बड़ी संस्था का नाम आता है वो संस्था है पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करती है, क्राइम कंट्रोल के लिए काम करती है, और एक स्वच्छ छवि लोगों के बीच में, एक फ्रेंडली इमेज उनकी जाए, इसके लिए भी वो ध्यान रखती है। तो क्या कुछ हमारे शहर में चल रहा है या किसी भी दूसरे शहर में वैसी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, इन्हीं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत उपस्थित है, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं श्रीमान हरेंद्र कुमार महावर जी। आप पुलिस उपायुक्त हैं जयपुर शहर दक्षिण के। हरेंद्र जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिंदर जी के बारे में आपको बताता चलूँ, आप 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये एज एसपी आपका 8वां डिस्ट्रिक्ट जयपुर शहर दक्षिण है। इससे पहले जिन शहरों में, जिन जगहों पर आपकी नियुक्ति हुई है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह हैं। अगर हम नाम लें उनका, भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, जयपुर, ये कुछ ऐसी जगह है जयपुर से पहले के लिए जहां हम देखें तो बहुत परेशानियां सी नज़र आती हैं कई बार अगर आप हम जाएंगे वहां पर। और क्यों नज़र आती हैं और कैसी परेशानियों को उन्होंने अपने तरीके से सही किया। समस्या आती है तभी समाधान भी आता है और अच्छे लोगों को वहां ज़रूर भेजा भी जाता है। तो क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी हरेंद्र जी के जहन में, क्या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि शांति व्यवस्था की बात आती है हरेंद्र जी, जब शांति व्यवस्था की बात आती है तो बात है कि शांति के लिए व्यवस्था करनी ही क्यों पड़े, शांति बनी रहे, इसके लिए नियमित तौर पे हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में शुरुआत में थोड़ा कुछ बताएं। पुलिस की सबसे पहले प्राथमिकता और जो पहला कार्य है वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा सुदृढ़ रहे, अच्छी बनी रहे, इसके लिए पुलिस को लगातार कार्य करना होता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कई सारे इश्यूज़ हैं, खासतौर से कहीं पर धरना प्रदर्शन वगैरह भी हो सकते हैं, धार्मिक जुलूस भी हो सकते हैं, अन्य कई तरह के काम जिसके की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। उसके लिए पुलिस को लगातार रात दिन 24 घंटे ही काम करना पड़ता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का सबसे पहला काम होता है। अगर इसके बाद अगले काम की बात करें तो अगला काम है हमारा अपराध नियंत्रण, जिसमें कि हमारे बदमाशों के ऊपर हमारा कंट्रोल कैसा रहे, और उसके हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो है वो प्रिवेंशन, अगर कहीं पर कोई अपराध होने की संभावना है या यदि अगर हम लोग उस पर प्रयास करके उसका प्रिवेंट कर सके, दैट इज़ प्रिवेंशन। सेकेंड है, यदि अगर कहीं कोई अपराध हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, तो फिर उस घटना के बारे में हम हमारे जो भी टेक्निकल साक्ष्य और अन्य जो चीज़ें उनको जुटा करके उसको डिटेक्ट करें। और तीसरा जो स्टेज है वो है कि जो भी उस घटना में शामिल लोग हैं जिनके भी खिलाफ कोई जुर्म बनता है, तो उन लोगों का अच्छे से केस रिप्रेजेंट करके हम लोग जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी के माध्यम से हम लोग उनको सज़ा दिलवाएं ताकि वो लोग बदमाशी बंद करें। ये हमारे प्रमुख कार्य होते हैं। एग्जैक्टली आपने ठीक बात कहा कि जुडिशरी के माध्यम से, क्योंकि हम हर चीज़, चाहे कानून के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं लेकिन कानून भी खुद चीज़ों को हाथ में नहीं लेता। जो आपने रेखांकित करते हुए बात की है कि न्याय व्यवस्था, क्योंकि न्याय व्यवस्था रहती है, लोगों का इस पर विश्वास कायम रहता है, तभी शांति व्यवस्था ठीक तरीके से कायम रहती है। सर, कुछ उदाहरणों के जरिए आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बीते कुछ समय में जयपुर शहर में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को और क्राइम कंट्रोल को रखने की कोशिश की गई? क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम करने का प्रयास किया है और इस दिशा में लगातार प्रयास अभी भी जारी हैं। हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग अपराध को घटित होने से पहले रोकें। उसके लिए जो हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस है, ख़ासतौर से जो अपराध को जो रोकने से पहले की कार्रवाई है, वो हमारे पास काफ़ी प्रभावी है। इस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि पूरे जयपुर शहर के अंदर काफ़ी जगहों पर CCTV कैमराज लगवाए गए हैं। अब CCTV कैमरा जो है वो एक तरीके से हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। यदि अगर हमें कहीं किसी जगह की निगरानी करनी है या उसकी चौकसी करनी है, तो वहाँ पर हमें हमारे पास जो भी जाब्ता या जो भी जवान है उनको लगाना पड़ेगा जी। मगर वो जवानों की एक लिमिटेशन है।
हमारे को यदि अगर कैमरे की सुविधा से हम लोग अगर निगरानी करते हैं तो वो जो सुविधा हमें मिलती है वो 24/7 है, यानी हमें 24 घंटे हमारे को एक जवान वहाँ मौजूद मिलता है और उसकी वजह से हमारे पास कई तरह के इनपुट आते हैं, कई तरह की जानकारी आती है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि अभय कमांड सेंटर बनाए गए हर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी बनाया हुआ है। तो उस अभय कमांड सेंटर की वजह से हम पूरे ज़िले की, पूरे शहर की, खासतौर से जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उनकी हम लोग पूरी निगरानी करते हैं। तो ये हमारा प्रिवेंटिव एक्शन का काम होता है। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा काम है वो है कि जो भी इस तरह के बदमाश जो इनका इस तरह का कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति रही है या फिर जिन लोगों की इस तरह की हैबिट रही है, उन लोगों पर हमारा इफेक्टिव सर्विलेंस रहे, उनके खिलाफ हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं। कई तरह के हमारे पास पावर्स हैं, खासतौर से सीआरपीसी के अंदर, उनमें हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और फिर भी यदि अगर कहीं कोई घटना घटती है जी, तो प्रयास सबसे पहला यही रहता है कि उस घटना के अंदर हम सभी लोग मौके पर पहुंच करके उस घटना के जो भी कारण है उनको डिटेक्ट करें और अलग अलग टीमें बना करके उन घटनाओं को हम लोग जल्दी से जल्दी उस घटना में जो भी शामिल बदमाश है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें और फिर उनको जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू हम लोग उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सकें। आपने हरिंदर जी अभी बात में एक शब्द उपयोग किया सेंसिटिव पॉकेट्स का। तो हम लोग सुनते हैं कई बार कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है तो वो माँ के गर्भ से तो कुछ गड़बड़ पैदा नहीं होता है, समाज में ही चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसके कारण से वो इधर या उधर की दिशा जो है वो पा लेता है, गलत दिशाएं पा लेता है। ऐसे लोग जो किसी तौर पे समाज के लिए उपयुक्त नहीं है या मैत्री भाव नहीं रखते हैं, लेकिन अगर उनको बदला जा सकता है तो क्या उसके बदलाव के लिए भी, क्योंकि अगर वो एक बदलते हैं तो वो शायद अपने जैसे और लोगों को भी वो बदलाव के लिए आगे ला सकते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि हम करेक्शनल सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारे जो जेल और अन्य जो संस्थान है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर वो लोग होते हैं जिनको कि जो समाज की मुख्य धारा से विमुख होकर के या डेविएट होकर के दूसरी डायरेक्शन में चले गए, सही डायरेक्शंस में नहीं गए, तो वो यदि अगर बदमाशी के काम में लग गए हैं या और कोई गलत कार्यक्रम में लग गए हैं तो उन लोगों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए करेक्शनल सिस्टम बनाए गए हैं। और यही प्रोविज़न है कि हमारे जो कोर्ट के अंदर जो हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारे जो कानून की जो स्थिति वो यही है कि जो भी लोग मुख्य धारा से बाहर निकले उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हम करेक्शनल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसको वापस लाएं। और यदि अगर कोई भी, आप जैसा सही कह रहे हैं कि कोई भी बदमाश बिल्कुल जन्मजात नहीं होता है, अगर उसके पास कोई बदमाशी के कारण है और उस कारणों को यदि अगर हम लोग ठीक कर देते हैं, उसको अगर कोई रेमेडी मिल जाती है या हम करेक्शनल सिस्टम के थ्रू उसको सुधार देते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत होती है और यही रिहेबिलिटेशन भी कहलाता है। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने कि यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि किसी पर विजय पाना अलग बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने आप पर जय पाले तो एक ज़्यादा बड़ी बात है। हरेंद्र जी, हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि भाई ये यहाँ पर धर्म प्रमुख है, लोगों के देशों में चीन के बारे में कहा जाता है कि एक व्यापारिक देश है, आर्थिक देश है। भारत के बारे में आर्थिक और व्यापारिक शब्द नहीं उपयोग होता, हमारे यहाँ धर्म प्रमुख होता है। ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि हमारे यहाँ घरों में ताले नहीं लगा करते थे। आज की हम स्थितियाँ देखते हैं, लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास भी लगाते हैं, बड़े वाले ताले लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ताले लगाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी, कहा जाता है कि ताला तो अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने मित्रों के लिए होता है, जो ये देख ले कि आप घर पे नहीं है। चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता है। तो जो चोरी, जो डकैती की घटनाएं होती हैं, उनके लिए ताले महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, वो ना हो। आपने जो बात कही है, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। आज का समय जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है जी। आज या हमारे पास कई तरह के ऐसे संसाधन आ गए जिसकी वजह से हमारे पास सर्विलेंस के माध्यम बहुत सारे बढ़ गए हैं। आपने सही कहा कि ताले हो सकते हैं कि कुछ बदमाशों को न रोक पाए, मगर हमारे पास कई ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी वजह से हम बदमाशों को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। ख़ासतौर से नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल कई तरह के सेंसर्स और अलार्म्स आए हैं। आप लोग देखेंगे कई बार जो घटनाएं घटती हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से भी उसमें एक चीज़ आती है कि घटना घटी क्यों, उसके जो कारणों का अगर विश्लेषण करते हैं, हमारे यहाँ पर भी हम लोग इस बात को पूरा एनालाइज करते हैं कि घटना किस वजह से घटी। तो घटना में जो आता है कि एक वल्नरेबल सेक्शन होता है। अब वल्नरेबल सेक्शन कौन है? वो आदमी या वो महिला जिसका कि एक्सेसिबिलिटी थोड़ी कम है, जिसके कि पास बदमाशों को उसको अपना निशाना बनाने के लिए काफ़ी सुविधा रहे। खास तौर से हमारे आप लोगों ने तो भी देखा होगा कि जो अकेले रहते हैं, खासतौर से बुजुर्ग लोग। आज का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का भी टाइम है, प्लस न्यूक्लियर फैमिलीज काफ़ी हो रही हैं। तो पेरेंट्स यदि अगर अकेले रह रहे हैं तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं या कोई महिला है तो वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते।
उसी वजह से ये पुलिस का सिस्टम बनाया गया है। जी। अब यदि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि अगर हम लोग उनको कुछ सहायता दे सकें, खासतौर से जैसे सेंसर्स हैं, कुछ अलार्म्स हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा सकती है, उनके टेलीफोन नंबर्स अपन वहाँ के कंसर्निंग बीट कांस्टेबल्स को या कंसर्निंग को बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग, हमारे बुजुर्ग माता पिताजी रहते हैं, उनकी आप जो भी सहायता हो सके करें। तो उससे हमें काफ़ी सहायता भी मिलती है। और ये जो टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, ये आने वाले समय में हमारे को और बढ़ानी पड़ेगी। और हमें एक तरीके से जो फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर घर के आगे, हर गली के आगे हम हमारे जवानों को खड़ा नहीं कर सकते, हमारी एक लिमिटेशंस है। हमारे पास मैन पावर भी लिमिटेड होती है, हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो ये सभी चीज़ें हमें अपने आप को समझ करके एक लाइफ स्टाइल को इस तरीके से ढालना होगा कि हम सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को भी अपने आप एक लेकर के चलें। बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी है कि आजकल जो नई कॉलोनीज आ रही हैं या जो नए जो मकान बन रहे हैं, उसमें लोग बाग सिक्योरिटी का प्रोविज़न करते हैं। तो सिक्योरिटी का प्रोविज़न तो अपने को करना ही होगा। और उसके अंदर यदि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी मिलेंगे, और यही चीज़ें बदमाशी को रोकेंगे भी। सही, एग्जैक्टली आपने जो बात बोली है कि यही चीज़ें बदमाशों को रोकेंगी भी, और बदमाशों को रोकने का काम वो एक पंक्ति भी करती है जिसमें कहते हैं कि भय बिनु होई न प्रीति। तो वो जो भय है, जो आप लोगों का कोर एक वाक्य भी है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो डर देखिए, जैसे मोदी जी जब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, की ये डर जरूरी है। अब वो डर जरूरी है, वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन हमारे यहाँ लोकल जो अपराधी, छोटे भैये जैसे लोग जो होते हैं, अब जब वो किसी की चेन पे झपट्टा मार देते हैं या फिर किसी के घर के आगे कुछ ऐसी गलत हरकत कर देते हैं, उनमें साहस नहीं होता है, लेकिन वो छोटे भैये जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन सामान्य सभ्यजन वैसी हरकतें भी चाहता नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है जी, वही प्रिवेंटिव एक्शन इन चीज़ों को घटने से रोकता है। खास तौर से जैसे आपने बताया, यदि अगर जैसे चेन स्नैचिंग है या पर्स लिफ्टिंग है, ये छोटे मोटे इस तरह के जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जिसको कि हो सकता है उस बदमाश की इस तरह की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हो। हमारे पास कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे जिसमें फर्स्ट टाइमर्स ने इस तरह की घटना करी, मगर इस घटना का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। खास तौर से यदि अगर कोई महिला अकेले जा रही है या कोई लड़की अकेले जा रही है और कोई उसका मोबाइल छीन लेता है या पर्स छीन लेता है या चेन छीन लेता है, तो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चिंता का कारण है हमारे लिए। तो इसके लिए हमारी टीमें लगातार काम करती हैं। जो अलग अलग तरह के इस तरह के पॉकेट्स हैं जिनको कि अपन वल्नरेबल मान सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की घटना घटती है, उस पर हमारे सिविल में भी हम हमारी टीम लगाते हैं ताकि इन लोगों पर कंट्रोल रहे। और अभी की जो स्थिति है उसके अंदर हमें ये कहते बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं पे अभी हमने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। मगर ये अगेन, ये सब घटनाएं तभी रुक पाएंगी जब पुलिस के साथ साथ सारे आम जनता जो है हमारा पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे और इन घटनाओं को रोकने में हमारे हेल्प करें। विकास समितियां जो होती हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? विकास समिति का बहुत बड़ा रोल है। अभी हमारे यहाँ पर आपने भी देखा होगा, पिछले महीने भर के अंदर जयपुर के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिसमें कि मर्डर्स हुए। तो उन मर्डर्स के अंदर खोलने के अंदर हमारा जो रोल है, मतलब उसको जब डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स की बात आए, तो हमारे को जो सीसीटीवी कैमराज है जी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो मैं सभी जो वेलफेयर एसोसिएशन से हैं या जो मोहल्ला विकास समिति, उनको सभी को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बात को बिल्कुल गांठ बांध करके रखें कि जितना ज़्यादा हमारा सीसीटीवी कैमरे से कवरेज होगा और उसी के साथ साथ हमारे जो असामाजिक तत्व हैं, क्योंकि हमारे कॉलोनी में अगर कोई बदमाश आ रहा है या कहीं से कोई आकर के छिप कर के रह रहा है, तो वो हमारी नज़र में कहीं ना कहीं आ जाता है जी। आप उस जानकारी को, उस सूचना को आप पुलिस से शेयर करें, आपकी गोपनीयता पूरी बनाए रखी जाएगी, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं पर नहीं बताई जाएगी जी। मगर उसके खिलाफ हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमें क्या सावधानी रखनी है, वो हमारे को होता है। हरेंद्र जी, इस प्रश्न के बाद में हम कोरोना के समय में क्या कुछ रहा है उस पर आगे जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा बिंदु आप जरूर डाल दें, क्योंकि आपने विकास समिति में सीसीटीवी कैमरेज की जो बात कही है, तो क्या ये व्यक्तिगत स्तर पे कॉलोनी वासियों को अपना खर्चा करके लगवाना चाहिए या फिर इसके लिए विधायक लोगों का, सांसदों का या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का भी योगदान? ये दोनों ही मैकेनिज्म में उपलब्ध हैं। आप व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकते हैं और सामूहिक स्तर के ऊपर जो आप बता रहे हैं वैसा भी किया जा सकता है। पर्पज़ जो है, पर्पज़ वो ये है कि हमारा मैक्सिमम एरिया कवरेज होना चाहिए जी। खास तौर से जैसे व्यापार मंडल एसोसिएशन है, वो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें कर सकती हैं। मोहल्ला विकास समिति वो भी आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि एक यूज़र फीस अपने सभी जो भी रेजिडेंट्स उनसे वो लेते हैं। बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ बनी हुई है, जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं जी, वहाँ पर तो अभी मैंडेटरी प्रोविजंस ही है कि वहाँ पर कैमरे होने चाहिए। मगर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जो भी कैमरा लग रहे हैं,
इनका मेंटेनेंस और इनका ऑपरेशन ये बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार हम लोग जाते हैं घटना स्थल के आसपास ही हमें कैमरास मिल जाते हैं, मगर जब जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि साहब इसका एंगल सही नहीं है, इसकी जो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं है, रात के अंदर ही रिकॉर्डिंग नहीं करता है, या फिर इसके कैमरे की क्वालिटी बड़ी हल्की है जी। तो वो फिर हमारा पर्पस सर्व नहीं करता है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि न सिर्फ कैमरा लगवाना बल्कि वो सही चले और 2-5-10 दिन में हम उसको चेक भी कर लें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हरेंद्र जी, और चूंकि कोरोना का ये टाइम रहा है, हम लोग इस समय फरवरी के महीने में बैठे हैं और ये पिछले साल एक तरीके से 1 साल पूरा होने को है जब से हम लोगों ने ये संक्रमण काल अपने पूरे जीवन में हमने और हमारे बुजुर्गों ने भी इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी हैं। लेकिन कोरोना के समय में अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करते हैं तो पुलिस की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण भूमिका रही है। एक अलग इमेज निकल करके सामने आई है, खासतौर पर इस पूरे के पूरे 1 साल में। तो एक फ्रेंडली इमेज, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार, एक गुलाब का फूल देकर के हम लोगों ने पहले देखा था गांधीगिरी के नाम से चीजें चल रही थी, लेकिन असली गांधीगिरी जिसको हम असली मित्रता कहते हैं वो तो इस समय सामने आई। कैसा अनुभव रहा आपका? मैं इसमें आपके माध्यम से ये शेयर करना चाहूँगा कि जब ये कोरोना वाला जो काल जब लास्ट ईयर जब शुरू हुआ उस समय मैं भीलवाड़ा में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर था। तो मुझे वहाँ पर इस घटनाक्रम को कंट्रोल करने के अंदर जो रोल प्ले करने की जिम्मेदारी मिली, उसमें कुछ एक बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो ये थी कि वो आम जनता और जो पुलिस के बीच की जो कई घटनाक्रम की वजह से दूरियां डेवलप हो जाती हैं, इस कोरोना ने उन दूरियों को पाटने का बहुत बड़ा काम किया। ख़ास तौर से जब पुलिस को आम जनता ने ये देखा है कि ऐसे विपरीत परिस्थिति के अंदर भी ये सभी लोग वो हैं जिनके भी परिवार हैं, जिनके घर हैं, मगर ये सभी आम जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतर करके इन्होंने मेहनत करी। जहाँ कहीं पर भी कंटेनमेंट करना था वहाँ कंटेनमेंट किया, सर्वे करवाना था सर्वे करवाया, टेस्टिंग करवानी थी टेस्टिंग करवाया। उसी के साथ साथ आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उनको जो डेली नीड्स की जो सामान है, ख़ास तौर से फ्रूट वेजिटेबल या जो डेली यूज़ आने वाली चीज़ें, वो सभी चीज़ें उनके यहाँ पर अनअबेटेड सप्लाई, यानी जिसकी कि जो निर्बाध रूप से सप्लाई जारी रखना, उसमें पुलिस ने, प्रशासन ने, मेडिकल डॉक्टर्स ने, अन्य सभी संगठनों ने जो मिलकर के काम किया, उसकी वजह से आम जनता को ये लगा कि भाई जब तक ये लोग खड़े हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स हो, तब तक आम जनता सेफ है, सिक्योर है। और वो आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कई जगह पर ऑल ओवर राजस्थान में भी इस तरह के घटनाक्रम हुए, ऑल ओवर इंडिया में भी घटनाक्रम हुए, जिसमें कि पब्लिक ने सभी जहां पुलिस के जवान थे या प्रशासन के लोग थे उनके ऊपर एक तरह से फूलों की बारिश की। तो ये एक बहुत बड़ा वो फूलों की बारिश नहीं, वो एक तरह से उनका आशीर्वाद था, उनका प्रेम था, जो कि आम जनता का प्रेम पुलिस को, प्रशासन को मिला। वो आप सभी लोगों ने भी उस समय देखा भी होगा। जी बिल्कुल, यही प्रेम है और ये प्रेम बना रहना चाहिए, सस्टेन रहना चाहिए, केवल इसी काल की बात नहीं है, आगे तक चलना चाहिए। थोड़ा सा बात सड़क सुरक्षा सप्ताह की भी हरेंद्र जी करना चाहेंगे, क्योंकि ये समय जो चल रहा है उसमें पूरा का पूरा एक माह चल रहा है सड़क सुरक्षा के बारे में। तो हालांकि ट्रैफिक पुलिस एक पूरा का पूरा अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट को जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब तक हम उसको नहीं देख सकते। तो कोऑर्डिनेशन के साथ में ट्रैफिक पुलिस और जो आम पुलिस है वो दोनों किस तरीके से, क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस इतनी बड़ी बड़ी बाइक्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ सालों पहले तक तो नहीं आते थे, 40 की स्पीड पर भी स्कूटर चलता था तब लगता था काफी तेज चल रहा है, और आज तो 40 की स्पीड कुछ स्पीड ही नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में गलियों में भी जब एक बड़ी बाइक निकलती है 80-100 किलोमीटर की रफ्तार पे, तो इससे घटिया बात तो कोई दूसरी हो नहीं सकती। ऐसे लोगों को समझाने के लिए सड़क सुरक्षा माह के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सड़क सुरक्षा में कई तरह के कार्यक्रम हमारी तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। खासतौर पर मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ ये माने कि पुलिस की या प्रशासन की है तो वो चीज़ थोड़ा सा कम होगा। हम सभी लोगों को ये मानना है कि हमारे यदि अगर हम लोग अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी दिलवा रहे हैं, चाहे ऐसे बाइक हो, चाहे ऐसे 4 व्हीलर हो, तो उसी के साथ साथ हमें सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में उनको एजुकेट भी करना चाहिए, उनको अवेयर भी करना चाहिए। और ये बात आप लोगों ने कई जगह देखी होगी, मुझे कई जगह डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने का मौका मिला, वहाँ पर भी हम लोगों ने इस रोड सेफ्टी को हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाए रखा। क्योंकि रोड सेफ्टी की वजह से आप लोगों को भी जानकारी है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा डेथ हमारे एनुअली होती है, और 10,000 डेथ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसकी वजह से यदि अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस रिसोर्स की वजह से हमारे को कितना बड़ा लॉस है, इकोनॉमी को, पूरे कंट्री को, उस फैमिली को तो एक रिपेयरेबल बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऐसा लॉस है वो।
तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है और अवेयरनेस हमें हमारे घर से शुरू करनी होगी। किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कि आप उसके बारे में परसुएट करो, यानी उनको लोगों को समझाओ, समझाइश करो। रोड सेफ्टी कहिए चाहे ट्रैफिक सेफ्टी कहिए, उसके अंदर सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम लोगों को समझाते हैं, बिल्कुल उनको बताते हैं कि भाई इसका ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, आप कहीं और भी पहुंच सकते हैं। हाँ और सेकंड जो स्टेज है वो है कि इंसेंटिव्स देना, इंसेंटिवाइज करना, यानी कि हमें जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं उनको हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं। अब इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है, यदि अगर हमने उनको बुला करके धन्यवाद दिया तो वो भी एक इंसेंटिव है जी। कई जगह आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कई जगह होता है कि आजकल गुलाब के फूल उनको दिए जाते हैं। जो भी ट्रैफिक राइडर्स हैं या जो ट्रैफिक में चल रहे हैं, पुलिस के जवानों के अलावा बाकी के जो लोग आम जनता है, उनको अगर वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो उनको हम वो देते हैं। तीसरे लेवल का जो काम है वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स यदि अगर कोई वायलेशन कर रहा है किसी भी घटनाक्रम का या किसी रूल्स रेगुलेशन का, तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी लगातार साथ साथ चलती है। हर ट्रैफिक सप्ताह ना होकर के ये एक ईयर लॉन्ग इवेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 दिन के लिए हम लोग ट्रैफिक सेफ्टी को फॉलो करें बाकी दिन भूल जाएं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ट्रैफिक सेफ्टी एक ऐसा फीचर है जो कि हमेशा ऑन रहना चाहिए। एग्जैक्टली चाहे हम हमारे परिवार की बात करें, चाहे हम हमारे समाज की बात करें, चाहे हम हमारे संगठन की बात करें, हर जगह हम सभी की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को मिलकर के शेयर करनी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। और आप लोगों ने जो कहा है कि किस तरीके से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और चूंकि कोविड की अभी नई गाइडलाइंस भी आई हैं सर, तो थोड़ी सी उसके लिए भी और भी ज़्यादा सावधानियों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें साथ साथ मैं एक पॉइंट और भी ऐड करता हूं, जो कि आपने आज जो ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात कही है, आमजन की सहभागिता हरेंद्र जी बहुत ज़रूरी है। और खासतौर पर ये सोच का बाहर निकलना, क्योंकि कमजोरियां तो व्यक्ति में हर किसी में होती हैं, तो ये सोचकर निकलना कि भाई अगर हमने ट्रैफिक कुछ रूल्स का पालन नहीं किया तो कुछ ले दे करके निपटा लेंगे, कर लेंगे, ये जो बेवकूफ़ियां होती हैं, तो इन बेवकूफ़ियों से अपने आप को हटाना और उसके बाद में मुख्य धारा में सही तरीके से अपने आप को सामने लेकर के आना। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस और हम सभी लोग ये मिलकर के प्रयास करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स ना हो। रोड एक्सीडेंट्स होने के कई सारे कारण होते हैं, मगर उनमें सबसे पहला कारण जो आता है वो है मानवीय भूल जी। ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं, मानवीय त्रुटि जिसे कहते हैं, वो सबसे पहला कारण आता है। तो हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करने की वजह से हो सकता है हमारा यदि अगर चालान कट रहा है तो हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है हम किसी तरह की उनके साथ कुछ कहासुनी करें, मगर हम ये भूल रहे हैं कि उस रूल्स रेगुलेशन का फॉलो ना करने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन घरों के अंदर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से यदि अगर कोई 18-20 साल का लड़का है और उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उन घरों की स्थिति आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप उसको इमेजिन करके देखिए कि उस घर के लिए कितना बड़ा लॉस है। यदि अगर कोई 18-20-22 साल का बच्चा है, मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं लगाने की वजह से उसकी घटना घटी है, तो मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पुलिस जाती है। कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले पुलिस पहुंचती है, फिर बाद में परिजन आते हैं जी, सारी चीज़ें होती हैं। तो उस समय जो उनकी स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ बड़ी इस तरह की होती है कि जो आपको इस बात को कंपेल करती है कि आपको रोड सेफ्टी के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। और मेरा तो प्राथमिकता के अंदर ये भी रहता है कि हम लोग जहाँ कहीं पर भी रहें, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और रोड सेफ्टी को फॉलो करवाना, ये हमारा हर जगह प्राइमरी कंसर्न रहता है। और इसके लिए हमने कई जगह पर कुछ अच्छे भी काम करने की कोशिश की और उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। और जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी कम भी हुए। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले जोधपुर ग्रामीण में भी पदस्थापित रहा। तो वहाँ जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो रामदेवरा मेला है जो जैसलमेर में भरता है, मगर उसके पदयात्री जोधपुर से होकर के जाते हैं। और नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो लगभग 1-1.5 महीने की पदयात्रा टाइप की चलती है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ लगभग 40 तक हो जाती है, 35-40 तक कैजुअलिटीज़ होती है। हम लोगों ने उसको एज ए चैलेंज मान करके काम करना शुरू किया। सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं वहाँ पर जब पदस्थापित रहा तो उस समय हमने उन कैजुअलिटीज़ को घटा करके हम सिंगल डिजिट पे ले आए। अच्छा।
तो हमारा ये मानना है कि यदि अगर हमारे प्रयासों से किसी एक की भी जान बचती है तो हमारा बहुत बड़ा मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी है, बिल्कुल, और इस सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली, बहुत सही बात आपने कही है कि एक व्यक्ति भी, क्योंकि हम लोग तो वहां पर रहने वाले लोग हैं जहां हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने भी अगर ठान लिया, एक ने भी संकल्प कर लिया, अगर हम हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि एक व्यक्ति का राम भी जग गया, तो वो कितने बड़ी सेना खड़ी कर देगा और सबके अंदर का वो राम जग जाए तो फिर तो क्या बात है। लेकिन वो अंदर जगने के लिए उस व्यक्ति को जिंदा रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस हो, आम पुलिस हो, उसको सहयोग करना बहुत ज़रूरी है और यही सहयोग, यही समर्थन, यही संकल्प हम लोगों को सिद्ध करता है और यही संकल्प से हमारा देश भी सिद्ध होगा, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो या और किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की बात हो। हरेंद्र जी, आप कार्यक्रम में पधारे और इतनी बातें हमारे साथ में की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।